नमस्कार। न्यूज़ ऑब्जर्वर के खास कार्यक्रम विशेष में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे मध्य प्रदेश के उपचुनावों के बारे में। मध्य प्रदेश की 27 विधानसभा सीटों के लिए चुनावी बिसात बीत चुकी है और जिस तरह से मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान हों या ज्योतिरादित्य सिंधिया हों, डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा हों या फिर केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर हों, अपने दौरे कर रहे हैं, निरंतर चुनावी सभाएँ ले रहे हैं, उससे अब माहौल बनने लगा है। वहीं दूसरी ओर कांग्रेस की तरफ से कमलनाथ और दिग्विजय दोनों की जोड़ी जगह जगह सभाओं के जरिए कांग्रेस का प्रभाव बनाने की कोशिश में है। अब इस सब में कौन आगे निकलेगा, कौन सीटें जीतेगा, ये तो समय बताएगा, परंतु इस समय दोनों दलों में जो समीकरण बन रहे हैं वो बहुत महत्वपूर्ण है। आज इन्हीं विषयों पर चर्चा करेंगे। चर्चा की शुरुआत करें उससे पहले उन मेहमानों का परिचय जो इस परिचर्चा में भाग लेंगे। बात बीजेपी की करें तो बीजेपी से वरिष्ठ नेता हैं, पूर्व विधायक हैं शैलेंद्र प्रधान जी, वो यहाँ बीजेपी का पक्ष रखने के लिए मौजूद हैं। और कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं राकेश चतुर्वेदी जी, वो यहाँ पर कांग्रेस का पक्ष रखेंगे। सबसे पहला सवाल यहाँ पर आपसे बनता है प्रधान जी की चूँकि 27 सीटें बहुत महत्वपूर्ण बीजेपी के लिए इसलिए हैं कि सत्ता में हैं आप, और अगर ये सीटें आप नहीं जीतते हैं तो सरकार का भी संकट है। महाराष्ट्र में एक आप देख ही चुके हैं प्रहसन, और अब यहाँ मध्य प्रदेश में ना हो, ऐसी क्या आपकी प्लानिंग है? देखिए, हम ना जीते ये तो मुझे लगता आप ऐसा प्रश्न कर रहे हैं जो संभव नहीं दिखता। जिस हिसाब से माननीय ज्योतिरादित्य सिंधिया और माननीय शिवराज जी की और माननीय नरेंद्र सिंह तोमर जी की जो सभाएं ग्वालियर बेल्ट में हुई, जो 16 कॉन्स्टिट्यूंसीज हैं वहाँ, उससे तो जो प्रत्यक्ष रूप से दिखता है कि वॉकओवर है। वो कांग्रेस उनके इक्विवेलेंट भी कुछ नहीं कर पा रही, और फिर जो इन्होंने उम्मीदवार घोषित किए उस पर भी भारी विवाद चल रहा है। तो मुझे लगता है जो आपने बेसिक प्रश्न किया कि सरकार नहीं बनेगी, मुझे लगता है कि वो यथार्थ से परे है। नहीं, मेरा सवाल ये था कि बनेगी या नहीं बनेगी ये तो भविष्य के अर्थ में, पर अभी फिलहाल जो स्थिति बन रही कि जैसा बीजेपी पहले कह रही थी कि 27 में से 27 सीटें जीत लेंगे, वैसी स्थिति बनती नज़र नहीं आ रही है। क्योंकि कांग्रेस ने भी जो अपनी अभी एक सूची घोषित की है 15 उम्मीदवारों की, उसमें अधिकांश उम्मीदवार काफ़ी दमदार हैं जो आपके प्रत्याशी को हिलाने की ताकत रखते हैं। देखिए, टक्कर तो दोनों राजनीतिक दल सालों से मध्य प्रदेश पे कब्जा किए रहे हैं और उनका सबका अपना अपना कैडर है। पर ग्वालियर बेल्ट में मुझे नहीं लगता कि इनको बहुत सफलता मिलेगी। इधर उधर कुछ 2, 4, 5 सीटें जीत जाएं तो इनकी परफॉर्मेंस में मैं ऐसा मानता हूँ ठीक ही रहेगी। यहाँ मैं आपसे पूछना चाहूँगा चतुर्वेदी जी कि जो हालात आप देख रहे हैं कांग्रेस में, एक तो प्रत्याशी चयन वैसे तो अमूमन देर से होता है, पर इस बार कांग्रेस में थोड़ा सा आगे बढ़कर खेला है फ्रंट फुट पर, और 15 उम्मीदवार 27 में से 15 तो घोषित कर दी, 12 अभी भी नहीं घोषित कर पाए हैं। तो क्या कारण है इसके? इसमें क्या है कि लोगों को बहुत ज़्यादा मतलब भ्रम की स्थिति में है बीजेपी वाले। थोड़ा सा पीछे की तरफ चले। माधवराव सिंधिया जी जब हवाला कांड हुआ तो माधवराव सिंधिया जी उसमें दोषी नहीं थे वैसे, पर माधवराव सिंधिया ने विकास कांग्रेस बनाई थी। तो खुद गुना से इलेक्शन लड़ रहे थे, राजमाता जी ने वहाँ बीजेपी कैंडिडेट खड़ा नहीं होने दिया था, वो तो जीत गए, लेकिन उन्होंने 30 सीटों में विधानसभा इलेक्शन में कैंडिडेट खड़े किए थे, उसमें से एक नहीं जीता था। ज्योतिरादित्य सिंधिया जी की जो आज स्थिति है, तो ज्योतिरादित्य जी कांग्रेस के संग मिलकर ज्योतिरादित्य जी ने वहाँ कांग्रेस की सीटें जितवाई। ज्योतिरादित्य जी ने अकेले अपने दम पर नहीं जिताई क्योंकि ज्योतिरादित्य खुद चुनाव हार गए। तीसरी स्थिति रही शिवराज सिंह की। शिवराज सिंह जी और आपके नरेंद्र सिंह तोमर जी भी 6 साल से हैं ग्वालियर डिवीजन के लोग उनको देख रहे हैं। शिवराज सिंह जी को लोग 15 साल से देख रहे थे। शिवराज सिंह जी ने पहले जो 20,000 घोषणा की थी, अभी उन्हें RBI से 1,000 करोड़ का लोन लिया है, उस 20,000 में से वो 100 भी पूरी कर दे तो बहुत बड़ी बात। अब शिवराज सिंह जी की घोषणाएं और उद्घाटन पे जनता विश्वास नहीं करती, बल्कि ज्योतिरादित्य जी उनके संग घूम रहे, तो ज्योतिरादित्य जी की बची कुछ इमेज खराब हो गई उनके संग घूमने में। स्थिति ये है। नहीं, पर जिस तरह से आपने अभी एक सूची घोषित की
अब उसमें 4-5 प्रत्याशियों को तो इतना ज़बरदस्त विरोध हो रहा है कि रोज़ पुतले जल रहे हैं। जैसे आप मुरैना की बात करें तो सत्यप्रकाश सखवार का कल ही पुतला जलाए, कांग्रेसी नारेबाजी कर रहे हैं। ग्वालियर में सतीश सिकरवार की यही स्थिति है, बीजेपी से कांग्रेस में आए, आपने टिकट दिया, वहाँ सारे कांग्रेसियों ने पर्चे चिपका दिए। ये क्या हो रहा है? करेरा में प्रागीलाल, मतलब मैं बताना चाह रहा हूँ कि बहुत सारी जगह ऐसी हैं जहाँ पर विरोध शुरू हो गया है। वो चीज़ क्या, टिकट एक होती है, हर इलेक्शन में हर कॉन्स्टिट्यूंसी में 4 से 5 सीरियस कैंडिडेट होते हैं। अब उसमें से होता है टिकट तो एक ही को मिलती है, हमेशा होता ही है, कुछ हर पार्टी में होता है, कुछ इधर जाते हैं कुछ उधर आते हैं, लेकिन जिस पार्टी की स्थिति होती है वो कैंडिडेट जीतता है। विरोध धीरे धीरे शांत भी कर लिया जाता है, लोगों को समझाई दी जाती है। नहीं, पर डैमेज कंट्रोल वाला कोई नहीं है। पहले तो क्या था, जैसा आपने कहा कि ज्योतिरादित्य जी और कांग्रेस ने मिलकर सीटें जीती थी। अब ज्योतिरादित्य जी आपके साथ वहाँ है नहीं, तो कोई ऐसा बड़ा फेस नहीं है ग्वालियर चंबल संभाग में जो इस असंतोष को थाम सके, उसको रोक सके। असल में क्या है कि ये भी याद रखना चाहिए कि एक वहाँ पे हर जिले में एक ग्रुप था जो इनसे दुखी था, सिंधिया परिवार था। अब वो खुल के कांग्रेस के लिए काम कर रहा है, तो अब उनको अपना भविष्य दिख रहा है उनको। अभी तक उनको ये था कि पहले या तो आप माधवराव जी के साथ रहे हो महल के साथ, या आप ज्योतिराज, तो ही आपको कांग्रेस को कुछ मिलेगा। अब वो स्थिति खत्म हो चुकी है, उसका फायदा कांग्रेस को मिलेगा। नहीं, पर सवाल ये है ना कि आप भी ये जानते हैं कि इतने लंबे अरसे तक अगर सिंधिया खानदान का वर्चस्व रहा हो, और 40 सालों से तो आप देखते ही चले आ रहे हैं कि वहाँ कोई सिंधिया जी के अलावा और कोई है ही नहीं। पहले माधवराव सिंधिया, फिर ज्योतिराज सिंधिया। अब वो नई लीडरशिप तो डेवलप हो ही नहीं पाई है, और जो हो पाए हैं उनका इतना जनाधार नहीं है कि वो जनता में जाके कहें कि साहब हमको वोट दे दो, तो जनता उन पर एतबार कर ले। अब ये तो इलेक्शन के रिजल्ट बताएंगे, बहुत जल्दी है। नहीं, अभी रिजल्ट तो जब आएंगे तब आएंगे। अब जब विरोध हो रहा है तो उसको कंट्रोल करने की बात आ रही है, तो कैसे कंट्रोल होगा? ये सब जिले पे इंचार्ज बनाए हैं, सीनियर जो मिनिस्टर हैं वो हैं, दिग्विजय सिंह जी जाएंगे, समझाएंगे लोगों को। अभी आपको और भी कुछ झटके लग सकते हैं क्या ग्वालियर चंबल से? अभी टिकट तय होने के बाद पता चलेगा। तो नहीं, टिकट तो तय हो गए हैं लगभग, हाँ 12 और बचे हैं, तो कुछ तो जिसको कह सकते हैं कि आप लगभग 60%, 70% तो आपने घोषित कर दिया। हाँ। अब अभी जो बात निकल कर आ रही है वो ये है कि ये विरोध अंदर ही अंदर थोड़ा सा पनप रहा है, और ऐसा पनप रहा है कि कांग्रेस में एक विस्फोट और हो सकता है। उसके लिए तैयार है कांग्रेस का? कांग्रेस की तैयार है, और ये चीज़ बीजेपी में भी है। बीजेपी के जो वहाँ कैंडिडेट थे अभी तक, पिछली बार हारे थे, वो सब इनसे खुश नहीं है जो बिकाऊ लोग गए। चलिए, यहाँ मैं आपसे पूछना चाहूँगा प्रधान जी कि ये जो बीजेपी पे आरोप लग रहे हैं कि साहब असंतोष आपके यहाँ भी है, जो कांग्रेस से लोग आए हैं उनको आपने टिकट दे दिए हैं, तो आपके यहाँ वाकई असंतोष है, या हर बार की तरह असंतोष तो होता है पर आपके यहाँ मैनेजमेंट इतना तगड़ा है बूथ लेवल का कि जो विरोध प्रदर्शन है वो नज़र नहीं आता, पर क्या इस बार नज़र आएगा? देखिए, भारतीय जनता पार्टी में जो बूथ लेवल की टीम है वो किसी नेता से नहीं जुड़ी रहती, वो विचारधारा से जुड़ी रहती है। मतलब ये इस बात से इनकार नहीं करते कि वहाँ 3-4 नेता हैं, होंगे, होना भी चाहिए किसी भी दल में, पर क्वेश्चन है उन सब का ऐसा बेस नहीं होता कि वो हर बूथ के हर कार्यकर्ता से डायरेक्ट जुड़े, क्योंकि हर कॉन्स्टिट्यूंसी में कम से कम 200-250 बूथ होते हैं, और उनका चरित्र भी सब कुछ ग्रामीण परिवेश के होते हैं, कुछ आदिवासी परिवेश के होते हैं, कुछ शहरी परिवेश के होते हैं, कुछ ओबीसी परिवेश के होते हैं। तो हर कार्यकर्ता अपने सभी कार्यकर्ताओं को मोटिवेट करके एक तरफा नहीं ले जा सकता, वो जाता पार्टी के साथ है, और यही भारतीय जनता पार्टी की शक्ति है। या मैं आपसे ये भी जानना चाहूँगा कि अगर ये भारतीय जनता पार्टी की शक्ति है तो क्या ये आपको नहीं लगता कि दिनों दिन इसमें भी थोड़ी गिरावट आ रही है, क्योंकि संगठन में सुनवाई बंद हो गई है, तो उसकी वजह से अब संघ भी चिंतित है। आज ही जैसे एक बड़ा बदलाव किया है राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी ने,
सह संगठन मंत्री के रूप में एक नियुक्ति की है हितानंद शर्मा की, शिवपुरी से लाया गया है। तो ये मैनेजमेंट इसीलिए किया जा रहा है कि ताकि थोड़ा बहुत अगर असंतोष है, वो नहीं सुन रहे तो ये नेता सुन लें। देखिए, थ्योरेटिकली ऐसा दिखता है, पर संघ के जो कार्यकर्ता बीजेपी में आते हैं वो किसी गुट के नहीं होते, वो एक विचारधारा से जुड़ के और उसी विचारधारा को पोषण के लिए भारतीय जनता पार्टी में संगठन के पद पर नियुक्त किए जाते हैं। अच्छा, एक बात मैं कहना भूल गया कि हमारे जो विचार संगठन है, जो हर क्षेत्र में कुछ ना कुछ किसी न किसी विचार संगठन का काम है, वो भी चुनाव के वक्त भारतीय जनता पार्टी को संरक्षण देते हैं, उसके कार्यकर्ता के रूप में काम करते हैं। और इसलिए बीजेपी के साथ उनका जो तालमेल है, जो उनके मन में अगर कुछ भ्रम हमारे कार्यकर्ताओं के मन में आता तो वो उसको कहीं ना कहीं उस लेवल पे ही सुलझा लेते हैं। बहुत बढ़िया। तो यहाँ आपने एक चीज़ और देखी होगी राकेश जी कि ये बीजेपी में एक कार्डर बेस्ड संगठन है, सब कहते हैं, कुछ है भी उस हद तक, और कांग्रेस में ये स्थिति नहीं है अभी भी। आज टिकट वितरण को लेकर अगर ग्वालियर चंबल संभाग से या अन्य सीटों से विरोध निकल कर आ रहा है तो उसको बैठकर सुनने वाला कोई नहीं है। प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में आपका कोई बड़ा नेता बैठता नहीं है, ना दिग्विजय बैठते, ना कमलनाथ जी बैठते। बंगलों पे जाओ तो वहाँ इतनी भीड़ भाड़ और मारा मारी मची हुई है कि सुनवाई का तो छोड़िए, मिलना ही दूभर होता है। तो ऐसे में कैसे कांग्रेस जो है अपने आप को और मजबूत बनाएगी, जबकि इतना बड़ा झटका आपने खाया है? अभी सब टिकट तय होने के बाद में ये बड़े नेता लोग जाएंगे और वहाँ पर चर्चा करेंगे, तो नारा करते हैं। ऐसा नहीं, एक राउंड तो दिग्विजय सिंह जी भी हुआ है, उसके अलावा सचिन सिंह वर्मा जी सब होके आए। नहीं, पर आपको नहीं लगता कि ये करो या मरो का सवाल था, और इस समय जिस धीमी गति से आपका काम चल रहा है उससे तो और ज़्यादा स्थितियाँ अच्छी होती नहीं दिखती? हम लोग क्या प्रोपेगेंडा नहीं कर रहे, हमारा काम अंदरूनी चल रहा है। नहीं तो अंदरूनी दिख नहीं रहा ना, अंदरूनी भी समझ में आए कि हाँ भाई ग्वालियर चंबल में आप अंदरूनी कर रहे हैं, बंगले पे ही बैठे हुए वहीं की वहीं अंदरूनी कर रहे हैं। अब देखिए ना, शिवराज जी खुद ही मंच से कह रहे हैं कि जब सीएम थे 15 महीने तो निकलते ही नहीं थे, और निकलते नहीं थे तो वो गाना ही गा रहे हैं कि तेरी प्यारी सूरत को किसी की नज़र ना लगे। असल में क्या होता है, देखिए दो चीज़ें हैं। हाँ, या तो आप काम करिए, आपका काम दिखना चाहिए। कमलनाथ जी ने जितना कम समय मिला उसमें काम किए हैं। शिवराज सिंह जी तो पिछले 13 साल से यही काम कर रहे हैं, घूमते रहते हैं, वो ठीक है, लेकिन काम उतने नहीं हो पाते। बहुत सी चीज़ों के वो घोषणा करते रहते हैं, लेकिन वो कहीं क्रियान्वयन होता ना कुछ होता। अब देखिए आप, अभी किसानों को मुआवजा मिला नहीं, उन्होंने फसल बीमा बात शुरू कर दी। फसल बीमा में पहले 31 तारीख, फिर 9 तारीख, उसके बाद पर चल अभी भी जगह जगह जिलों में आंदोलन 16 तारीख कर दी। तो ये मैं आपसे पूछना चाहूँगा प्रधान जी, ये जो आरोप लगा रहे हैं चतुर्वेदी जी कि सब कुछ किया धरा कमलनाथ जी का है और आप श्रेय लूट रहे हैं, जैसे अभी कह रहे हैं ये कि फसल बीमा का जो पैसा मिलेगा उसकी जो प्रीमियम 525 करोड़ रुपए हैं वो कमलनाथ जी की सरकार ने जमा करवाया था। इसी तरह से जो मकान हैंडओवर किए हैं, आपने देखा होगा अभी गरीब जो लोग हैं पीएम आवास योजना वाले, तो वो भी 2.25 लाख मकान बने तो कांग्रेस के समय के हैं। देखिए, गवर्नमेंट एक कंटिन्यूअस प्रोसेस होती है। राजनीतिक दल आते हैं, राजनीतिक दल बदल भी जाते हैं। तो ये बात सही है, जो उद्घाटन करता है या जो राशि प्रदान करता है, अंत में ऐसा दिखता है कि उसने किया, पर ये कंटिन्यूस सिस्टम है। और उस सिस्टम में अगर कमलनाथ जी ने 525 करोड़ का प्रीमियम जमा किया, तो ये सरकार का कर्तव्य है कि जो भी राशि है, जो भी ड्यूज है, उनको क्लियर करें। ऐसे ही
जैसे EWS वाले हाउसेज हैं, तो उसका भी एक सिस्टम है। तो ऐसा अगर कमलनाथ जी कह रहे हमने पैसा दिया, हाँ, तो कौन अपनी जेब से दे दिया? हाँ, कोई मतलब ऐसा तो नहीं दिया कि उन्होंने पार्टी फंड से ला के दे दिया। बिल्कुल। क्या कहेंगे आप चतुर्वेदी जी, पैसा अपनी जेब से तो देता नहीं, कोई गवर्नमेंट का है, गवर्नमेंट को दे दिया। सभी गवर्नमेंट का देते हैं, तो फिर कांग्रेस ही ऐसा बढ़ चढ़ कर क्यों हंगामा मचा? गवर्नमेंट का भी जब आप देते हो तो जो कह रहे हो वो करो। बहुत अच्छी बात आपने की। तो जैसे कह रहे हो वो करो, तो ये कर्ज माफी पे क्यों नहीं किया? 2 लाख रुपए, सुन तो दीजिए, प्रति किसान 2 लाख माफ करने थे, इसका प्रीमियम जमा कर दिया 525 करोड़, उसका भी 50,000 करोड़ जमा कर देते। देखिए उसमें क्या था कि पैसा इंस्टॉलमेंट में दे रहे थे। अभी हम परसों ही देख रहा था मुरैना में, लोगों से पूछा जा रहा था किसानों से, तो किसानों ने कहा 2 लाख नहीं मिले हमको, लेकिन कोई कह रहा था हमको 50,000 मिले, किसी का 80,000 मिले। तो बाद में किस्तों में दे रहे थे उनके हिसाब से, जितना पैसा ये था। पर किया नहीं, जो कह रहे हो वो करो, वैसा नहीं हो पाया। आप क्या वो तो अगर ये चीज आप बोल तो शिवराज सिंह जी ने पीछे घोषणा करी, उनने कितना कर दिया, वो बोलते ही रहते हैं करने वाली, आज भी उद्घाटन में लगे हुए। अरे भैया जो पहले किए थे वो तो कुछ निपटा दो। बताइए साहब प्रधान जी, ये जो आरोप आपकी पार्टी पर लग रहे हैं कि शिवराज जी घोषणाएं बहुत कर रहे हैं, वो दिखती ही नहीं है जमीनी स्तर पर। देखिए बेसिकली आपका जनता के बीच में जाके बात करना ये इम्पोर्टेंट है। अब फाइल तो हमारा बड़ा बाबू भी क्लियर करता है, चीफ सेक्रेटरी भी क्लियर करता है, प्रिंसिपल सेक्रेटरी भी करता है, सेक्रेटरी भी करता है। अगर मुख्यमंत्री या मंत्री लोग ऑफिस में बैठ के फाइलें निपटाने लगे और जनता से संपर्क ना करें, तो फीडबैक जनता का, या जो कहते हैं वेवलेंथ जो जनता से मिलती है या जनता को हम देते हैं, वही राजनीति में बहुत इम्पोर्टेंट होता है। बिल्कुल अच्छी बात। पर घोषणाएं बहुत होती हैं और वो उनका क्रियान्वयन होता नहीं है। देखिए ये भी एक तरह से बोलचाल की भाषा में सुनने में ठीक लगता है, पर आदमी आगे के 5 साल 10 साल 15 साल की योजनाएं घोषणा करता। अब माननीय मोदी जी कह रहे हैं हम बढ़िया कर देंगे, यूं कर देंगे, रोड कोई ओवरनाइट बन जाएगी क्या? रोड भी अगर हमने चाइना के बॉर्डर पे रोड बनाने के लिए प्लान किया, टनल्स बनाएंगे, ठीक बात है, पुल्स, बड़े बड़े ब्रिजेस बनाए, तो उन्होंने घोषणा कर दी, तो उन्होंने मतलब पुल का बना। अरे भाई पुल बनने में 5 साल भी लगेंगे, 7 साल भी लगेंगे, 10 साल भी लगेंगे, 15 साल भी लग सकते। हाँ, तो मेरा मतलब है कि आप तो ऐसे ही घोषणाएं होती हैं तो उससे लोगों को फिर निराशा होती है ना। जैसे भोपाल में एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर का स्टेडियम बनेगा, ये 2007-8 में उन्होंने कहा, और आज तक अतई पता नहीं है कहाँ है स्टेडियम। और वो भी सचिन तेंदुलकर जैसे महान बल्लेबाज ने मध्य प्रदेश की धरती पर एक, जिसको कहते हैं ना कि 2 सैकड़ा रन बनाए, उसके एवज में खुशी होकर घोषणा की थी सीएम ने। तो ऐसी घोषणाएं पूरी नहीं होती तो उन लोगों को तो मतलब नाराज़गी होती है ना। जैसे जो क्रिकेट के फैंस हैं उनको लगता है अरे यार एक भी स्टेडियम नहीं है भोपाल में अंतर्राष्ट्रीय स्तर का। बात आप ठीक कह रहे हैं, पर जो बड़ी घोषणाओं में बड़ा टाइम लगता है और उनकी प्रायोरिटी जो एक तरह से जो विलासिता वर्ड ना यूज़ करते हुए भी अगर गरीब के लिए कोई घोषणा, देखिए अगर वो बड़ा स्टेडियम बनेगा तो कई लोगों को रोजगार मिलेगा, खेल प्रतिभाएं सामने आएंगी। अब आप बनाओगे ही नहीं तो कौन आएगा सामने और कौन यहाँ। अब आईपीएल के मैचेस अगर बाहर हो रहे हैं तो इसलिए हो रहे हैं कि मतलब देश में ऐसे इंतजाम नहीं है। पर क्या ये नहीं हो सकता था कि वैसे तो सारे लोगों को अपन बुला रहे हैं इन्वेस्टर समिट कर करके, ऐसी भी योजनाएं बने। अब जब आप घोषणाएं कर रहे थे तो बजट में प्रावधान क्यों नहीं रखा था? हाँ, ठीक बात है। अगर आपने अंतर्राष्ट्रीय स्तर के स्टेडियम की घोषणा करी है तो उसको बजट में तो शामिल करना ही चाहिए। पर अगर शामिल नहीं किया तो अगले या और अगले
पर निश्चित 12 साल में नहीं कर पाए। हाँ, निश्चित इसमें नुकसान भी होता है, इससे भी इनकार नहीं किया जा रहा। बिल्कुल। मैं यहाँ आपसे जानना चाहूँगा राकेश जी कि ये तो चलिए प्रधान जी की बड़ी बेबाकी है, ईमानदारी है, और बीजेपी की ये यूएसपी है कि ऐसे नेता हैं वहाँ कि जो नहीं है तो नहीं है। आपके यहाँ तो कोई कहने को तैयार नहीं है कि हाँ साहब घोषणा हुई, अब कहाँ चली गई पता ही नहीं है कि ना उनको। आपने एक नया अपने माथे पे वो लगा लिया है मुखौटा कि नहीं साहब हमने थोड़ी कहा था कि 2 दिन में हो जाएगी, हमने तो कहा था 5 साल में होगी। घोषणा 5 साल की होती है, सच है। और दूसरा कहते हैं तो नहीं सुनिए, 11 महीने मिले। नहीं अरे हम कह रहे हैं 11 की जगह आपको तो 5 दिन भी मिले मान लीजिए। सवाल ये है कि आपने पहल तो की होती। अब आप सुन तो लीजिए, अभी आप वोट मांगने जा रहे हैं, युवाओं को रोजगार भत्ता देंगे साहब हम। अरे भैया वो तो बेरोजगार जो घूम रहे थे उनको आप दे रहे थे जो भत्ता 4,000 रुपये महीना, उसका बजट में 1 रुपये का भी प्रावधान रखा क्या आपने? नहीं, पैसा जब पैसा हो जब ही करना चाहिए बजट प्रोविजन भी। जैसे इसका सबसे बड़ा उदाहरण भावांतर योजना बीजेपी की टाइम की, बिल्कुल ठीक। उसमें शिवराज जी ने कुछ नहीं वो टोकन प्रावधान कर दिया था, और बाद में उन्होंने ये भी कह दिया कि इसमें इतने लोग लाभान्वित हो गए। मेरा किस्सा क्या, वो जिले किसी नहीं उसका उनको खामियाजा सुन लीजिए। ऐसी योजनाओं का ये जो अफसर बनाते हैं ऐसी योजनाएं, उनका खामियाजा उठाना पड़ता है नेता को। आप देख रहे होंगे कि वो भावांतर या फिर वो किसानों के लिए प्याज आपने नहीं खरीदी या जो भी नहीं किया, तो उसका नतीजा बीजेपी ने 2018 में सत्ता से बाहर होकर उठा लिया, ठीक है ना। अब आपकी सरकार आई थी तो आपने जो घोषणाएं करनी थी, लोग ये नहीं कहते कि आप 1 दिन में करते, पर प्रायोरिटी तो जैसे अभी प्रधान जी ने कहा फिक्स होना चाहिए कि किसान हो गया, किसान के बाद युवा का भी तो नंबर आना था ना। और शुरू कर दिया, लाइट पे शुरू कर दिया था। अरे लाइट नहीं, पहले देखिए सुनिए, लाइट तो इनके यहाँ भी वो संबल योजना और कंबल योजना तमाम चल रही है, उससे कोई नहीं। शिवराज सिंह जी घोषणा करी, कोई आर्डर तो निकले नहीं, एनर्जी डिपार्टमेंट ने कोई आर्डर नहीं निकाले, लोगों के कनेक्शन कटना शुरू हो गए, बिलों के जो कह दिया था। अभी भी उन्होंने कह दिया शिवराज सिंह जी ने, मैं घोषणा कर रहा हूँ कोई बिल नहीं भरे, कहने लगे हम आज कर देंगे। अरे कोई आर्डर तो निकालो, एनर्जी डिपार्टमेंट निकाले, प्राइवेट कंपनियां निकाले, कुछ नहीं हो रहा। लोगों के किसान लोगों ने सुसाइड कर दिया, उनके आपके उठा के ले गए, ट्रैक्टर उठा के ले गए, कहीं कुछ हो रहा है वसूली में। नहीं ठीक बात है, पर सवाल ये भी आप पर भी लागू हो रहा है ना कि भाई आपने अगर युवाओं के लिए ये कहा कि या तो नौकरी देंगे और नहीं दे पाए तो 4,000 रुपये महीना देंगे, आप वो नहीं दे पाए। सरकार आगे रहती तो करते, सरकार नहीं रही। अब ये तो वाला सवाल है, अगर दुनिया ऐसे हो गोल की जगह चपटी होती तो क्या कर लेते, ये तो कोई तर्क नहीं है। सवाल फेल्यूर तो फेल्यूर है। अगर आप 4,000 देने की बात कर रहे थे तो एक ज़िले में ही दे देते कि साहब आपका इतना बजट नहीं है कि आप कर पाएँ, तो चलिए एक तहसील में दे देते, कहीं तो एक जगह ऐसा होता कि नहीं आपने काम करना शुरू कर दिया है। हाँ, ध्यान देना था। चलिए यहाँ मैं एक बात और प्रधान जी जानना चाहूँगा कि अब चूँकि बीजेपी के भी एक तरीके से जिसको कहना है कि उसका पुनर्गठन हो रहा है, पिछली कुछ असफलताओं को देखते हुए 2018 में जो बड़ी भारी असफलता मिली है बीजेपी को, उसके बाद से तत्काल राकेश जी को भी विदा किया गया प्रदेश अध्यक्ष से, फिर नई टीम बन गई। अब आपकी संगठन को मजबूती देने के लिए सुहास भगत जी हैं तो उनके साथ असिस्ट करने के लिए या रिप्लेस करने के लिए एक और चेहरा सामने आ गया। आपको लगता है कि इससे संगठन अब कुछ गति पकड़ेगा या पुराने ही पैटर्न पर चलता रहेगा? क्योंकि अभी भी आपके यहाँ अधिकांश लोगों की शिकायत है कि पुराने लोगों को न कोई पूछताछ है, न उनको कोई काम है, कोई मतलब ही नहीं कि ये हमारे नेता हैं, हमारे कार्यकर्ता हैं, उनसे कोई लेना देना नहीं। देखिए, एक बात तो आपने बिल्कुल दुरुस्त कही कि पार्टी में पुराने लोगों की पूछताछ कम हो गई, पर पार्टी में नई स्फूर्ति लाने के लिए भी न्यू ब्लड को काम देके आगे बढ़ाना ये भी एक कर्तव्य है। इसका एक बैलेंस होना चाहिए, 33 पुराने, 33 नए और 33 जो रहे हैं, यानी मूल चूल परिवर्तन भी ऑटोमेटिक होता जाएगा इस तरह से। मुझे लगता है यही फार्मूला पार्टी स्वीकार करेगी, आगे चलेगी। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है। यहाँ मैं आपसे जानना चाहूँगा राकेश जी कि अभी सत्ता तो चली गई, तो 6 महीने से अगर आप बीजेपी की तरह कांग्रेस की अगर संगठन की बात करें, 3,500 नियुक्तियाँ कर दी आपने,
मतलब इतना आंख बंद करके पत्थर मारो तो किसी कांग्रेसी पदाधिकारी में ही जाके लग रहा है, और इसके बाद भी संगठन खड़ा नहीं हो पा रहा आपका। नहीं, ऐसा नहीं है। क्या होता है, देखो एक चीज हो रही है, अब ब्लॉक स्तर है, हाँ। डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस है, फिर संभाग स्तर पे है, प्रदेश स्तर पे है, तो इतने जिले हैं, तो उसमें अगर इतनी नियुक्तियां तो नहीं है, उससे कम है, लेकिन हमेशा से ऐसा नहीं है वो। नहीं, पर सवाल ये है कि संगठन का जो नियम है, जो संविधान है, उसका खुलेआम उल्लंघन हो रहा क्या है होता है कि जिनकी पदाधिकारियों के यहाँ से नियुक्ति आदेश जारी हो गए, वो AIC से परमिशन नहीं मिली। नहीं, AICC के हाँ, जनरल सेक्रेटरी गुजरात वाले को स्वयं अप्रूवल देते थे। मैं आपको 2-3 उदाहरण बता दूं। मनोज कपूर की आपने नियुक्ति की अभी, और चंद्र प्रभाष शेखर और आपके जो हैं बाकी के नेता, वो अपने सिग्नेचर से करते जा रहे हैं। वहाँ पर उनसे पूछो तो मुकुल वासनिक जी कह रहे हैं हमें तो पता ही नहीं कौन ने कहा नियुक्ति कर ली। और उनसे पहले आपके दीपक बावरिया थे, वो भी यही कह रहे थे कि हमसे तो पता ही नहीं किसने कर लिया है। नहीं, अप्रूवल रहा होता, सुन तो लीजिए, अप्रूवल रहा होगा तो रिकॉर्ड में रहता है, वो तो बाकायदा अप्रूव्ड होके सूची आती है। यहाँ तो कोई भी आ रहा है, उनने कहा एक आया इस दरवाजे से, उधर से पदाधिकारी बन के निकल गया। तो ये ऐसा क्या हो रहा है, मतलब क्या वहाँ मतलब बढ़ रही है जो पोस्टें हैं, वो क्या है? ऐसा नहीं है, क्योंकि सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन कांग्रेस के, तो उसमें भी लोग हैं। नहीं, ये तो मूल कांग्रेस की बात हम कर रहे हैं। अभी हम उनमें तो जा ही नहीं रहे। आपके जो अनुसांगिक संगठन है, किसान मोर्चे, व्यापारी मोर्चे, इनमें तो हम जा ही नहीं रहे। हम तो ये कह रहे हैं कि 3,500 नियुक्तियाँ हुई, उस पर खुद आपके प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ जी ने सवाल उठाए, भाई ये किसने कर दी इतनी नियुक्तियाँ, निरस्त करो इनको सबको। तो ऐसा कैसे हो रहा है? मतलब संगठन कौन चला रहा है? नहीं चला तो कमलनाथ जी ने, और कौन घुसा हुआ उसमें कि मतलब चला वो रहे हैं और नीचे से कोई कुछ और कर रहा है? नहीं, क्या होता है, जैसे कमलनाथ जी पास हो जाता है, कमलनाथ जी को तो इन लोगों पर भिजवा देते हैं, शेखर जी और इन लोगों को, कि इनको दे दो एक नियुक्ति पत्र। हाँ, ये वहाँ पे इनको तो पर्ची लिख के देते हैं कि ऐसे ही मौखिक बोल देते हैं? अभी तक मुझे जानकारी नहीं कैसा होता है, होता ही है कि सबकी सहमति से होता है। नहीं, पर जो हो रहा है वो तो अफसोसजनक है ना कि आपका संगठन है और प्रदेश स्तर के इतने पदाधिकारी हो गए हैं। मैंने बताया ना कि वो समझ में नहीं आ रहा किसी को भी। पहला पदाधिकारी अभी नियुक्त, दूसरे 4 और आ गए सामने। असल क्या है कि इलेक्शन नहीं हुए काफ़ी टाइम से, और ये ऐसा नहीं है, पहले 79 में भी हम लोग की काफ़ी बड़ी PCC थी। मतलब इतनी बड़ी थी, 4,000 पदाधिकारी थे। 4,000 तो नहीं थे, लेकिन संख्या काफी रखना पड़ी थी। इलेक्शन नहीं हुआ था, अभी भी इलेक्शन नहीं हुए पार्टी के, इलेक्शन पर वो ये बात भी उठ रही है कि मुकुल वासनिक जैसे लोग या और सीनियर नेता वो ये कहते हैं कि ये जितने पदाधिकारी भी अगर इकट्ठे होके आ जाएं तो चुनाव जीत जाएं आप, पर वो भी नहीं दिख रहा है। तो ये कौन ले जा रहा है पोस्टें? मतलब बीजेपी वाले हैं या आम आदमी पार्टी है या बहुजन समाज पार्टी, किसके लोग हैं ये लोग? है कांग्रेसी, और सब चुनाव में काम करेंगे, सक्रिय हो रहे हैं। एक बात संगठन की है ना, संगठन खड़ा नहीं हो रहा है। अगर विरोध हो रहा है, जैसे मैंने अभी आपसे पूछा, प्रत्याशियों का विरोध हो रहा है, तो जो प्रदेश स्तर के पदाधिकारी हैं, ये उनका काम है कि वो जिलों में जाकर और उसको डैमेज कंट्रोल करें। संगठन के चुनाव नहीं होंगे जब तक संगठन बिल्कुल ठीक नहीं हो सकता। बहुत बढ़िया। या मैं आपसे जानना चाहूँगा प्रधान साहब कि अब जबकि प्रत्याशी सामने आते जा रहे हैं कांग्रेस के, तो बीजेपी में ये बात भी निकल कर आ रही है कि कई आपके प्रत्याशी तो बड़े अभी से ही भयानक घमंड में हैं, जिसके चलते जो मूल आपका कार्यकर्ता है वही सपोर्ट नहीं कर रहा उनको। देखिए, राजनीति में घमंड लंबा नहीं चलता। आपको कार्यकर्ता का सम्मान करना ही होगा, और जो ऐसा व्यक्ति, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, आपने जो गुण दोष उम्मीदवार के रूप में इंगित किए हैं, तो जो ऐसे उम्मीदवार होंगे वो कहीं ना कहीं चुनाव में रिस्क उठाएंगे, ये मतलब मैं स्पष्ट बोल सकता हूँ। बहुत बढ़िया बात आपने कही। मेरे पास चर्चा का इतना ही समय था। आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद और आभार। बात अगर चुनाव की करें तो निस्संदेह वही प्रत्याशी जनता का सबसे ज़्यादा प्रिय होता है, जो उसके सुख दुख में खड़ा हो साथ, और साथ साथ जो व्यक्ति सहज उपलब्ध हो।
न्यूज़ ऑब्जर्वर के खास कार्यक्रम विशेष में इतना ही, लेकिन यहाँ बेबाक खबरें निरंतर जारी हैं। आप देखते रहिए न्यूज़ ऑब्जर्वर यानी सिर्फ खबर।